बीएससी भाग 2 का पेपर 2 फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में हम एक्सक्रीशन या उत्सर्जन की फिजियोलॉजी को देख रहे थे। उसी तरह से हमने देखा कि कितने प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ, उनके आधार पर हम जीवों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किस तरह से जीवों को बांटा जाता है, किडनी की क्या संरचना होती है। नाउ किडनी की जो इकाई है, क्रियात्मक इकाई है, जिसको हम यूरिनिफरस ट्यूब्यूल्स या नेफ्रॉन भी कहते हैं, अगले टॉपिक में हम देखते हैं कि व्हाट इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन यूनिट है, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट किडनी में होती है जिनको हम नेफ्रॉन कहते हैं, और हर ह्यूमन किडनी में कम से लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होती हैं, इससे ज़्यादा होती हैं। और उनका मुख्य कार्य अगर हम मोटे तौर पर देखें तो यूरिन को ब्लड से सेपरेट करने का काम नेफ्रॉन्स करते हैं। 2 मुख्य प्रकार के नेफ्रॉन्स देखे जाते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो हैं वो 85% हमारे किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं। थोड़ा सा पोर्शन जो है वो लूप ऑफ हेनले से घिरा हुआ रहता है, रीनल कॉर्टेक्स के अंदर उपस्थित होता है, और उसका कार्य होता है कि वो ब्लड की आयनता और उसका केमिकल मेकअप जो है वो चेक करते रहे। एक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स जो होते हैं उसमें कॉर्टेक्स और मेडुला के जंक्शन पर रीनल कॉर्पस्यूल्स उपस्थित होते हैं, और उनके जो लूप ऑफ हेनले होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं और मेडुला के अंदर काफ़ी धंसे हुए रहते हैं। और इनकी एबिलिटी जो है वो कॉन्सेंट्रेट यूरिन बनाने की है, यानी कि वाटर को जितना एब्जॉर्ब कर सकते हैं, पानी को जितना पुनः अवशोषित कर सकते हैं, वो काम वो करते हैं। तो 2 मुख्य प्रकार के नेफ्रॉन्स, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स हम देखते हैं। नेफ्रॉन जो है वो मुख्य रूप से 2 स्ट्रक्चर्स का बना होता है। पहला होता है मैल्पिगियन कॉप्सल्स और दूसरा है कॉइल्ड यूरिनिफरस ट्यूब्यूल, यानी कि कुंडलित नलिका। कुंडलित नलिका जिसके जो कि मूत्र की उत्पत्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो मुख्य रूप से 3 भागों की बनी होती है। एक तो होती है समीपस्थ ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, हेनली का लूप, और दूरस्थ ट्यूब्यूल या डिस्टल ट्यूब्यूल। मैल्पिगियन कॉप्सल जो होती है वो किडनी के कॉर्टेक्स वाले भाग में प्रेजेंट होती है, और वो हर एक मैल्पिगियन कॉप्सल जो होती है वो बोमन संपुट की बनी होती है। उस बोमन संपुट के अंदर ब्लड कैपिलरीज का जाल होता है, इसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ये जो बोमन्स कैप्सूल होता है ये 2 दोहरी दीवार की संरचना है, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी जिनके अंदर प्रेजेंट होती है। ये जो बोमन कैप्सूल है इसके अंदर एक आंतरिक विसरल लेयर होती है जो एपिथेलियल कोशिका की बनी होती है, जो आधार कला पर या बेसमेंट मेम्ब्रेन पर रहती है, और दूसरी जो मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है, वो ब्लड के बैरियर का काम करती है। ठीक है, एपिथेलियल सेल जो होती है वो एक कंटिन्यूअस कवरिंग प्रोवाइड नहीं करती हैं, लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं पर वो कुछ प्रोसेस से या संरचनाओं से जुड़ी रहती हैं, जिनको हम फीट या पोडोसाइट्स कहते हैं। ये ही विसरल लेयर ऐसी लेयर है जो कि मुख्य रूप से छन्ने की प्रक्रिया में काम आती है। बाह्य जो पैराइटल लेयर होती है वो सिंपल ही स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी होती है, इसका फिल्ट्रेशन में कोई काम नहीं होता। इस तरह से वोमन संपुट है, ये रक्त केशिकाओं का जाल है, और ये संपुट आप देखिए संपुट होता है, ये रक्त केशिकाओं का जाल है, एफरेंट आर्ट्रियोल, और ये है एफरेंट आर्ट्रियोल। इधर ये रक्त बहता रहता है। इनके अंदर एंडोथेलियल सेल्स है ग्लोमेरुलर कैपिलरी की, ये ग्लोमेरुलर कैप्सूल्स होते हैं, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती है, रेड ब्लड सेल्स इसमें हैं, और मुख्य रूप से ये पोडोसाइट संरचना देखने को मिलती है। इस तरह से ये नेफ्रॉन जो है वो व्यवस्थित रहता है। अगर ये 2 नेफ्रॉन्स की संरचना हमने देखी है, यहाँ पर ये है ग्लोमेरुलस, जिसको कि रक्त केशिकाओं का जाल है, ग्लोमेरुलर कैप्सूल है। जक्स्ट्रा
जो है वो ग्लोमेरुलर अपैरेटस है ये, क्योंकि बिल्कुल देखिए पास में है, कॉर्टेक्स और मेडुला के बिल्कुल पास में प्रेजेंट होता है। इसके अंदर ये डिसेंडिंग लिम्ब है, थिक सेगमेंट है इसका, ये थिन सेगमेंट है, ये ऊपर चढ़ती हुई असेंडिंग लिम्ब है, ये जो है वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, ये जो कॉमन इस कलेक्टिंग डक्ट से आके मिलती है। उसी तरह से आप देखिए कि ये जो है कॉर्टिकोमेडुलरी जंक्शन है, ये वाला कॉर्टेक्स और मेडुला का जंक्शन है। यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए ये वुमेन्स कैप्सूल है, वुमेन्स कैप्सूल जिसमें रक्त केशिकाओं का जाल भी बिछा हुआ है। और इस पे अगर हम इसमें देखें तो देखिए इस तरह से ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है, प्रॉक्सिमल मतलब पास वाली, फिर ये लूप ऑफ हेनले है, और फिर यहाँ दूसरी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है, और ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो कलेक्टिंग डक्ट में इस तरह से खुल रही है। तो देखिए हमने देखा नेफ्रिक ट्यूब्यूल जो होती है वो सेवरल डिस्क्रीट स्ट्रक्चर से बनी हुई है। सबसे पहले बोमन्स कैप्सूल जो कप शेप्ड होता है, माउथ ऑफ नेफ्रॉन, जो यूजुअली कॉर्टेक्स में होता है, दिस इज वुमेन्स कैप्सूल। देखिए ये इसका जो भाग है ये कॉर्टेक्स का भाग है, और ये नीचे वाला भाग है जो मेड्यूला का भाग है। इस कॉर्टेक्स वाले भाग में ये वुमेन्स कैप्सूल्स नजर आती है, वुमेन कैप्सूल, ये वुमेन कैप्सूल। वुमेन कैप्सूल को एनलार्ज करके हम यहाँ पर देखते हैं। वुमेन्स कैप्सूल के बिल्कुल पीछे कॉन्ट्योर्ड सी कुंडलित सी संरचना है, जिसको हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। देखिए ये भी प्रॉक्सिमल नीले कलर की कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। हाईली कॉइल्ड होती है, कॉन्वोल्यूटेड का मतलब हाईली कॉइल्ड, और इसके आंतरिक सतह पर कई सारे माइक्रोविलाए या सूक्ष्म विलाए उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसके बिल्कुल बाद में देखिए ये हेयरपिन बैंड जैसी लूप है, ये इसके दो भाग हैं, एक होती है डिसेंडिंग लिम्ब यानी कि नीचे जाती हुई, एक होती है असेंडिंग लिम्ब यानी ऊपर जाती हुई। और देखिए ये नीचे तक मेड्यूला तक आता है, लूप ऑफ हेनले जो है वो ये मेड्यूलरी स्ट्रक्चर तक आता है, मेड्यूला के अंदर लूप ऑफ हेनले दिखेंगे आपको, और फिर ये वापस ऊपर जाकर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बन जाती है। दिस इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड, ग्रीन कलर की जो है ये, दिस इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जैसी ही दिखती है, और उसके बाद में ये कॉमन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर खुलती है, ये कॉमन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो बहुत सारी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो हैं, दूरस्थ मुड़ी हुई ट्यूब्यूल्स जो हैं वो एक कॉमन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में खुलती है, और ये बंडल ऑफ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो पिरामिड्स में उपस्थित होती है। पिरामिड जो होते हैं वो कॉर्टेक्स से जो इस तरह के उभार निकले हुए हैं उनमें ये उपस्थित होती है। ब्लड सप्लाई अगर हम देखें तो किडनीज आर हाईली वेस्कुलराइज्ड, उस किडनी के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है। हर मिनट में 1200 ml पर मिनट ऑफ ब्लड जो है वो फ्लो होता है किडनी से, यानी कि जो हमारा कार्डियक आउटपुट है, हृदय से निकलने वाला आउटपुट, उसका 1/5 होता है। यानी अगर हम ऐसे देखें तो 45 गैलन एक दिन में किडनी में से ब्लड फ्लो होता रहता है। और जो ग्लोमेरुलस है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ग्लोमेरुलस में ही रक्त केशिकाओं का, कैपिलरीज का जाल बिछा हुआ रहता है। वुमेन्स संपुट के अंदर एफरेंट आर्टेरियोल होती है, और ये वुमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, वुमेन्स कैप्सूल जो वुमेन्स संपुट बना हुआ है ये येलो कलर का, और इसके अंदर ये रक्त केशिकाएं जो है ये मिलकर कहलाती हैं रीनल कॉर्पसल, रीनल कॉर्पसल कहलाती है। जो इफरेंट आर्टेरियोल है, जो उससे ब्लड लेके आने वाली, वुमेन संपुट में ब्लड को लेके आने वाली तो कैपिलरी कहलाती है एफरेंट आर्टेरियोल, और जो उसको छोड़कर जाती है वो कहलाती है इफरेंट आर्टेरियोल, जो लीव करती है ग्लोमेरुलस को। ठीक है ना, तो इफरेंट आर्टेरियोल जो होती है वो और फिर कैपिलरी में डिवाइड हो जाती है, जो नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स को घेरे हुए रहती है। जो भी नेफ्रिक ट्यूब्यूल है ना, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, इनके चारों तरफ जो रक्त केशिकाएं हैं वो सारी इफरेंट आर्टेरियोल्स की ब्रांचेस होती हैं। तो ये हम देखा किस तरह से नेफ्रॉन की जो है वो संरचना होती है। यूरिनरी फिजियोलॉजी, अगर हम इस नेफ्रॉन की फिजियोलॉजी देखें तो मुख्य रूप से 3 इसके कार्य होते हैं, फिल्ट्रेशन, रीएब्सॉर्प्शन और सिक्रीशन। फिल्ट्रेशन का मतलब छन्ना, निस्यंदन या छन्ना, पुनः अवशोषण रीएब्सॉर्प्शन, और स्रवण या सिक्रीशन। सबसे पहला जो पार्ट है वो है फिल्ट्रेशन।
फिल्ट्रेशन जो है इट अकर्स इन रीनल कॉर्पसल्स। रीनल कॉर्पसल के अंदर अंदर की प्रक्रिया होती है जिसमें ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल काम करते हैं। ग्लोमेरुलस एंड बोमन्स कैप्सूल, इसमें कौन कौन से पदार्थ छन के आते हैं? जेल, वाटर, सॉल्ट्स, स्मॉल मॉलिक्यूल छोटे अणु एंड वेस्ट जो है वो फिल्टर आउट होते हैं ब्लड से। तो जो ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज होती हैं, जो की केशिकाएं होती हैं, वो फेनेस्ट्रेटेड होती हैं। फेनेस्ट्रेटेड मतलब छिद्रित होती है, जिस तरह से छन्नी होती है उसकी जैसे वो छिद्रित होती हैं। उसकी जो फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर से वहाँ फिल्ट्रेशन होता है। और जो एफरेंट आर्टेरियल होती है वो इफरेंट आर्टेरियल से बड़ी होती है डायमीटर में, उसका व्यास बड़ा होता है। तो जब बड़ी आर्टेरियल से ब्लड आएगा और छोटी आर्टेरियल से उसको बाहर जाना है तो बीच में ग्लोमेरुलस के अंदर उसका प्रेशर बढ़ जाता है, लगभग 45 mmHg प्रेशर हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि सारा ही पानी फिल्टर हो जाए, लीक आउट हो जाए, कुछ प्रोटीन के साथ में और सॉल्यूट के साथ में जो है वो ब्लड के अंदर ही पानी रह जाता है। और अगर ब्लड का ये प्रेशर कम हो जाए तो यूरिन का फॉर्मेशन भी स्लो डाउन हो जाता है। तो किडनी जो होती है वो इस फिल्ट्रेशन को कांस्टेंट रेट को बनाए रखती हैं रीनल ऑटो रेगुलेशन के द्वारा। अपना रेजिस्टेंस का ब्लड के फ्लो का वो खुद कंट्रोल करती हैं किडनी, जिसको हम बोलते हैं ऑटो रेगुलेशन, स्वयं का रेगुलेशन, नियंत्रण। और रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, जिसमें रेनिन रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड के प्रेशर को कंट्रोल करने का। अगर बीपी जो है वो लो है 80 से, तो हैमरेज और डिहाइड्रेशन वाली प्रक्रिया के कारण से डायरेक्ट सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से रेनिन एक्टिवेट्स एंजियोटेंसिन, प्लाज्मा प्रोटीन को एक्टिवेट करता है रेनिन। और ये जो एंजियोटेंसिन है वो वैसोकंस्ट्रिक्शन करता है और सिकोड़ता है आर्टेरियल्स को, धमनियों को सिकोड़ता है, और इससे ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है, इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया होती है। कुछ लोकल केमिकल्स भी होते हैं जो कि इस किडनी के सिक्रीशन को या फिल्ट्रेशन को कंट्रोल करते हैं। उनका लोकल ब्लड वेसल्स पर, प्रोस्टाग्लैंडिन्स पर, जो टिश्यू के हार्मोन्स होते हैं, उन पर असर पड़ता है। और वेसोडायलेटर्स पर, जो कि मतलब कि नलिकाएं होती हैं उनको फैलाता है, कुछ उनको सिकोड़ते हैं, जैसे एल्केलिक्रिन रीनल एंजाइम है। वेसोडायलेटर जैसे एडिनोसिन है। सिंपैथेटिक स्टिमुलाई भी उन ऊपर वाली प्रक्रियाओं को कर सकता है। रीनल ऑटो रेगुलेशन जो है वो कैन बी ओवररिडन बाय इमरजेंसी और स्ट्रेस सिंपैथेटिक फाइबर, ट्रिगर स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रिक्शन ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल्स, शंट्स मोर ब्लड टू हार्ट, हार्ट को ज्यादा ब्लड पहुंचाता है, ब्रेन को ज्यादा ब्लड पहुंचाता है। तो द मसल फिल्ट्रेट जो है, मसल का जो फिल्ट्रेट इज एसेंशियली सेम कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा विदाउट फॉर्म एलिमेंट्स और प्रोटीन। तो ये लोकल केमिकल्स भी हैं जो इसकी फिल्ट्रेशन को कंट्रोल करते हैं। सी दिस इज द डायग्राम ऑफ ग्लोमेरुलस बोमन संपुट। ये बोमन संपुट है, दिस इज बोमन्स कैप्सूल। और इस जो बोमन कैप्सूल है इसके अंदर हम देखिए ये आर्टेरियोल है, ये रक्त केशिकाओं का जाल है। तो बोमन संपुट प्लस ये ग्लोमेरुलस, ये रक्त केशिकाएं जो है, जिसमें एफरेंट आर्टेरियोल और ये है इफरेंट आर्टेरियोल, ये सब मिलाकर जो संरचना बनती है, जिसमें ग्लोमेरुलस भी है और बोमन्स कैप्सूल भी है, ये संरचना कहलाती है रीनल कॉर्पसल्स। ये रीनल कणिका या रीनल कॉर्पसल कहलाती है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट संरचना है। और इसके अंदर ही सारी प्रक्रिया को हम आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह से ये फिल्ट्रेशन का प्रोसीजर होता है। हमने अभी देखा कि जो आर्टरीज होती हैं ये फेनेस्ट्रेटेड होती हैं, आर्टरीज जो है वो छिद्रित होती है, इनमें विशेष प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं और उन छिद्रों में से होकर गुजरने वाले पदार्थ ही यहाँ पर छाने जा सकते हैं। बहुत ही 50 से लेकर 100 नैनोमीटर डायमीटर के इनमें छिद्र होते हैं। ये देखिए इस तरह से छिद्र हैं, इनमें से कुछ ही न्यूट्रिएंट्स जो है वो पास हो सकते हैं, छोटे प्रोटीन, जल, इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, बस ये छोटे छोटे जो आयन है वो इसके अंदर से फिल्टर हो सकते हैं। ये फेनेस्ट्रेटेड होती है और ये जो हमने बीच की जो ये संरचना बनाई है, ये इस बोमन संपुट के ऊपर
जो है वो प्रेजेंट होती है और 3 सब लेयर्स इसके अंदर होती है। इसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन या आधार कला